स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन के बारे में है। कि इससे पहले कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन के बारे में डिस्कस करें, हम पहले डिस्कस करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कि या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या है कि एनी टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर विच मे और मे नॉट बी ट्रू। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसको आप जो है हाइपोथेसिस कह देते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होती है ये भी आपने पिछले लेक्चर्स में देखी होगी। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि वो वैल्यू जो पॉपुलेशन से ड्रा की जाती है, या न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। के पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल मेजर आप निकालते हैं तो उसको आप पैरामीटर का नाम दे देते हैं। तो पैरामीटर के बारे में जो बातें हम डिस्कस करते हैं या जिस चीज़ को हम टेस्ट करना चाहते हैं वो आपका जो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। कॉमनली जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो किन चीज़ों के बारे में होते हैं, वो पॉपुलेशन मीन के बारे में होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन के बारे में होते हैं, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में होते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के बारे में होते हैं, और पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में होते हैं। जैसे बीटा हो गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो आगे हम पढ़ सकते हैं, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है पॉपुलेशन का, उनको भी हम टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारा काम है पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर बनाने का। कि अब हम कुछ हाइपोथेसिस की एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह के हाइपोथेसिस होते हैं जब आपने मीन को टेस्ट करना होता है। कि एक एग्जांपल ये है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल claimed that average weight of newborn baby is equal to 2.5 kg। मैटरनिटी हॉस्पिटल कहता है कि एवरेज वेट जो है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का, वो 2.5 kg होता है। और आप इस स्टेटमेंट को फर्ज करें टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ आप ये मीन पॉपुलेशन मीन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे होंगे। क्या है कि एवरेज वेट, एवरेज क्या होता है, मीन होती है। सेकंड एग्जांपल हम इस तरह बना सकते हैं कि एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन जिन्ना कॉलोनी फैसलाबाद इज एट लीस्ट 90,000 पर मंथ। के फैसलाबाद के किसी इलाके जिन्ना कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है कम से कम 90,000 पर मंथ है। ये एक स्टेटमेंट है। जिन्ना कॉलोनी पूरी को अगर हम पॉपुलेशन समझ लें तो या उसमें जितने घर हैं उसको पॉपुलेशन समझ लें, तो पर हाउस होल्ड इनकम जो है, पर फैमिली जो इनकम है वो 90,000, एटलीस्ट 90,000 है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये भी एवरेज इनकम की बात करता है, ये भी पॉपुलेशन मीन से मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज इन पाकिस्तान रेलवे इज़ मोर दैन 45 ईयर्स। कि पाकिस्तान रेलवे में जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, और अगर कोई क्लेम किया जाता है कि उनकी एवरेज एज 45 ईयर है, तो ये भी पॉपुलेशन के बारे में एक राय कायम की गई है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं रेलवे के वो आपकी पॉपुलेशन होगी, और उनकी एवरेज एज जो है या म्यू जो है वो 45 के बराबर है, या नॉट मोर देन 45 से मुराद आप ले लेंगे कि 45 है या 45 से कम है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि फैमिलीज फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप स्पेंड मोर देन 50,000 ऑन यूटिलिटी बिल्स। तो जो हायर इनकम ग्रुप फैमिलीज हैं उनके बारे में अगर फ़र्ज़ करें आपको डाटा लेते हैं या उनकी एक पॉपुलेशन है, तो उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाया गया है कि उनकी जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसके अखराजात ही मोर देन 50,000 होते हैं, कि वो यूटिलिटी बिल्स पे मोर देन 50,000 खर्च करते हैं। तो ये टेस्टेबल
आपके हाइपोथेसिस हैं अबाउट पॉपुलेशन मीन। ये चारों एग्जांपल्स में इस तरह की कितनी एग्जांपल आप बना सकते हैं, या आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में इस तरह के कई प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं जिनको आप जो है टेस्ट करके उनका एनालिसिस करके उनका कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि मीन को टेस्ट करने के लिए हम प्रोसीजर कौन सा अडाप्ट करते हैं, या क्या तरीक़ेकार होता है कि अगर एक हाइपोथेसिस बना लिया जाता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है, तो उस स्टेटमेंट को टेस्ट कैसे किया जाता है कि वो स्टेटमेंट सही है या कि गलत है। टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि हमने चेक करना होता है कि स्टेटमेंट सही है या कि गलत है। इसके लिए आप प्रोसीजर एक अडाप्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन, क्योंकि मीन के बारे में पिछली सारी स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, तो पॉपुलेशन मीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हो तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। उसके लिए पहला स्टेप हमारा होता है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि आप जो है हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करते हैं, कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, कि एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कि ये इक्वलिटी साइन जो है ये हमेशा नल हाइपोथेसिस में रखते हैं। मसलन ये है इक्वल टू है, इसमें भी 3 कैटेगरीज हमने इसकी बनाई हुई हैं। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू में है, ये लेस दैन इक्वल टू में है। और इसके उलट जो है आपने एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना होता है कि ये इक्वल टू में है तो पहली कैटेगरी में ये नॉट इक्वल टू में होगा। इसी तरह ये ग्रेटर दैन इक्वल टू में है, ये लेस दैन में होगा। ये लेस दैन इक्वल में है तो इसका उलट क्या होगा, ग्रेटर दैन होगा। कि एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है कि जैसे पीछे आपने पढ़ी है ये 4 एग्जांपल्स, इसमें फर्ज करें कोई कह देता है कि एवरेज इनकम जो है वो 90,000 के बराबर है, तो आप यहाँ लिख देंगे म्यू इक्वल टू 90,000, म्यू नॉट की जगह पे 90,000 लिख देंगे। अल्टरनेट उसका बना देंगे कि 90,000 के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर ये भी तो हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट ये दे दे कि एटलीस्ट 90,000 है, एटलीस्ट 90,000 है। इससे क्या मुराद है कि 90,000 या 90,000 से ज़्यादा है, तो फिर आप ये वाला हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, ए कैटेगरी वाला नहीं बनाएंगे, बी कैटेगरी वाला बनाएंगे कि म्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90,000, कि एटलीस्ट 90,000। अगर इनकम की बात है तो 90,000 लिख देंगे। अगर बेबी के वेट की बात है तो यहाँ 2.5 kg या जो भी वेट होगा वो लिख देंगे। जो भी एवरेज उसने बताई होगी पॉपुलेशन की वो हम यहाँ म्यू नॉट की जगह पे लिख देंगे। ग्रेटर दैन इक्वल टू की जगह पे आप अल्टरनेट में लेस देन कर देंगे। अगर वो फर्ज करता है कहता है कि एवरेज इनकम जो है 90,000 से ज़्यादा है, कि म्यू इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ 90,000 लिख देंगे। ये अल्टरनेट के मुताबिक फिर हाइपोथेसिस बना लेंगे। तो आपने क्या करना होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट या आपकी रिसर्च की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हुए आपने जो है तीनों में से कोई एक कैटेगरी उठानी होती है, कि चाहे ए कैटेगरी ले लें, चाहे बी कैटेगरी ले लें, चाहे सी कैटेगरी ले लें। कि एनी वन ऑफ ए बी सी इज टेकन टू कीप इन व्यू द कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की कंडीशन को देखते हुए आपने तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट जो है या कोई एक हाइपोथेसिस जो है सेट जो है वो पूरा उठाना होता है, ए बी या सी। ये तो हो गया हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना, कि जब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन मीन के बारे में है, पॉपुलेशन मीन के बारे में, फिर आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि तीनों में से कौन सी टाइप का हाइपोथेसिस जहाँ सूट करता है, कि ए कैटेगरी का, बी का या सी का, वो वाला हाइपोथेसिस आप लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आपने टेबल वैल्यू निकालनी होती है। उसको चेक करने के लिए आप एक अल्फ़ा वैल्यू जो है वो डिसाइड करते हैं। इज़ कॉमनली टेकन एज
1%, 5% और 10%। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% भी होता है, 5% भी, 10% इनके अलावा भी कोई लिया जा सकता है। तो ये आगे चल के बताएंगे कि ये कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक एक फार्मूला होता है कि जिसके बुनियाद पे आपने वी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको जो टेस्टिंग प्रोसीजर दिया गया है ये वी टेस्ट है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। तो वी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स बार को म्यू नॉट पे डिवाइड करते हैं। म्यू नॉट जो वैल्यू यहाँ हमने फर्ज की हुई होती है, जो पॉपुलेशन के लिए लिखी होती है, और सिग्मा पे डिवाइड करते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर लेते हैं, और उसको एन अंडर रूट पे डिवाइड करते हैं। एन क्या है? एन आपके पास जितना आपने सैंपल लिया होता है वो एन कहलाता है। मसलन जैसे हमने एग्जांपल बनाई थी कि जना कॉलोनी में लोगों की एवरेज इनकम जो है कि 90 एटलीस्ट 90,000 है फ़र्ज़ करें, तो उसके लिए हाइपोथेसिस फ़र्ज़ करें हमने ये वाला टेस्ट ले लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने फ़र्ज़ करें 1% ले लिया, और उस पॉपुलेशन में जाके आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर देखेंगे कि कितने हाउस होल्ड हैं या कितनी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं। उनमें से अपने रिसोर्सेज देखते हुए एक सैंपल ड्रा करेंगे आप कि 100 लोग फैमिली से फ़र्ज़ करें आप सैंपल लेते हैं, तो 100 फैमिलीज़ का जो सैंपल का मीन होता है वो एक्स बार कहलाता है। 100 फैमिली से उनकी इनकम पूछ के उनका मीन निकालेंगे तो वो एक्स बार बन जाएगा। जो उसने 90,000 यहाँ आपको टेस्टिंग के लिए दिया हुआ वो यहाँ लिख देंगे। उसी पॉपुलेशन का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पॉपुलेशन का मालूम है वेल एंड गुड, नहीं तो वो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वो यहाँ लिख देंगे। और एन जो है 100 का सैंपल आपने पिक किया था तो 100 जो है एन की जगह पे लिख देंगे। तो वी कैलकुलेटेड की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ स्टेप, जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि ये रीजन ऑफ रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन कहलाता है कि आपने वो रीजन बनानी होती है कि जहां अगर कोई आपकी वी कैलकुलेटेड जो तीसरे स्टेप में आपने निकालनी है या तीसरे स्टेप में जिसका फार्मूला लिखा है कि वो वैल्यू अगर उस रीजन में आ जाए तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, बल्कि मेन चीज़ जो होती है, एक तो अल्फ़ा की ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ उसने अल्फ़ा आपको 5% दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसमें वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, कि अगर आप ए कैटेगरी पे जा रहे हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये गौर से देखने वाली चीज़ है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू में है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ टू टेल टेस्ट। जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू में होगा तो आप टू टेल टेस्ट लगाएंगे। टू टेल से टेस्ट से मुराद ये है कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप निकालेंगे या उसकी डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो उसमें दोनों टेल पे आपने कट लगाना होता है, और जितना अल्फ़ा होता है 5% आधा आपने एक टेल पे रख लेना है, आधा दूसरी टेल पे रख लेना है। कि अल्फ़ा जो है जितना दिया हुआ है 5% का हाफ क्या होगा 0.025 आपने एक टेल पे, 0.025 दूसरे टेल पे रख लेना होता है। ये रखने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि आपके पास ये जो कट ऑफ पॉइंट है जहाँ से 0 तक जो है वो वैल्यू क्या आएगी कि अगर 0.025 ये है आपके पास, तो बाकी जो है आपको पता है 50% हिस्सा इधर होता है, 50% आपका इधर होता है। इधर माइनस इन्फिनिटी होती है, इधर प्लस इन्फिनिटी होती है। तो 0.025 अगर 0.50 से माइनस करें तो 0.475 एरिया ये आपके पास आ जाएगा। इस एरिया को आप टेबल के अंदर वाले हिस्से से देखेंगे
टेबल के अंदर वाले हिस्से से देखें तो ये 1.96 वैल्यू आती है। ये टेबल मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये टेबल में हम कैसे देखते हैं कि 1.96 ये वैल्यू आएगी। तो 1.96 अगर ज़ीरो के इधर जो है माइनस का होगा और ज़ीरो के राइट साइड पे जो होगा वो आपके पास प्लस का आएगा। तो ये आपने यहाँ ये कट ऑफ पॉइंट पे ये पॉइंट जो होगा ये 1.96 प्लस का होगा, ये 1.96 माइनस का होगा। अब v कैलकुलेटेड जो आपने निकालनी है, जो पीछे फार्मूला हमने लिखा था, वो वैल्यू अगर तो इस एरिया में आ गई जो अनशेडेड है तो नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये इस एरिया में चले गए जो अनशेडेड नहीं है या रेड कलर से शो किया गया है तो नल हाइपोथेसिस को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि v कैलकुलेटेड की वैल्यू फर्ज करें कि 1.96 पूरा आता है, ये इसके बराबर आ जाए तब भी रिजेक्ट कर देंगे। 1.96 के बराबर आ गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, 1.96 से ज़्यादा आ गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये कम रहेगी तो जाहिर है कि ये इस एरिया में आएगी, ये एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगी। कम होते होते अगर -1.96 से भी कम हो गई तो वो यहाँ आ जाएगी, रेड जोन में आ जाएगी या रेड एरिया में आ जाएगी। यहाँ भी आके ये वैल्यू जो है इसको हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नल हाइपोथेसिस को कहाँ रिजेक्ट करना है, जब 1.96 से वैल्यू कम आ जाए या 1.96 से वैल्यू ज़्यादा आ जाए। ये किस सिचुएशन में, जब आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ए कैटेगरी का हो, बी और सी का नहीं, ए कैटेगरी का। बी और सी के लिए हम आगे करते हैं। तो यहाँ हम डिफिशन रूल भी लिख देते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन वैल्यू ऑफ वी कैलकुलेटेड फॉल इन क्रिटिकल रीजन, या आप लिख सकते हैं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन वैल्यू ऑफ वी कैलकुलेटेड, जो पीछे आपने फार्मूला लिखा उसके ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, लेस देन वी अल्फ़ा बाई 2। वी अल्फ़ा बाई 2 यहाँ तो 1.96 निकली, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है कि आप अल्फ़ा अगर 1% उसके लिए और होगी कि इससे कम आ जाए तब रिजेक्ट कर देनी है। और v कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन v अल्फ़ा बाई 2, या v कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इस v अल्फ़ा बाई 2 से ग्रेटर आ जाएगी तो तब भी रेड जोन में चले जाएगी, तो तब भी आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्योंकि हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है 5% के लिए, तो -1.96 से कम आ गई तब भी रिजेक्ट हो गई, या -1.96 से ज़्यादा आ गई तब भी रिजेक्ट हो गई। कौन सी वैल्यू, v कैलकुलेटेड की। ये v अल्फ़ा बाई 2 जो है ये टेबल से हम देखेंगे, ये आपको टेबल में देखना मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि इसमें क्या है कि अगर आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन में आए या उसका साइन ये लेस देन वाला हो, तो वहाँ हम जो है वन टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। वन टेल से मुराद कि जब आपने वो कट ऑफ पॉइंट लगाना है या रिजेक्शन रीजन बनानी है तो वो डायग्राम की एक साइड पे या एक टेल पे आपने बनानी है। जहाँ अल्फ़ा फर्ज करें वही 5% है तो पूरा 5% वो आप एक ही टेल पे ले लेंगे। 5% आपने एक ही टेल पे ले लिया और बाकी ज़ीरो तक जाते जाते आपको कितना बचेगा, 5% तो ये हो गया, ज़ीरो तक 50% होता है तो 45 बाकी बच जाएगा। तो 45% को आप वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसके अंदर वाले हिस्से से देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख देंगे। तो वो वैल्यू जो है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी और उस वैल्यू के बराबर अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, उससे कम आ गई तो तब भी आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस वैल्यू यहाँ आपकी होगी कि इस माइनस वैल्यू से कम आ गई तो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आती है तो ये एरिया सारा जो है एक्सेप्टेंस रीजन का है जो अनशेडेड है, तो फिर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। मसलन इससे ज़्यादा कौन सी हो सकती है, 1.64 है, माइनस का 1.5 आ जाए, 1.4 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, माइनस इवन 0 आ जाए फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा।
कि इधर जितनी 1.2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, लेकिन जैसे ही ये माइनस के 1.645 से कम जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मसलन माइनस का 1.8 आता है तो माइनस का 1.8 फर्ज करें यहाँ कहीं आएगा तो ये रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा। तो ये हमने लिखा भी हुआ है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन वी कैलकुलेटेड इज लेस दैन माइनस वी अल्फ़ा, इससे लेस आ जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये टेबल से अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, ये 1.645 अगर बनती है तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस सी कैटेगरी का हो जिसमें ग्रेटर देन का साइन आता है तो वहाँ भी आप वन टेल टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन टेल क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन है तो आप राइट टेल पे चले जाएंगे। लेस देन था तो आपने लेफ्ट टेल पे देखा। अल्फ़ा अगर 5% ही रखा हुआ है तो 5% आप एक ही टेल पे मेजर कर लेंगे, बाकी फिर 45 बच जाएगा। 0 और वी अल्फ़ा के दरमियान जो फासला है वो 45.45 का है। इस 0.45 को आप टेबल के अंदर देखेंगे तो वैल्यू क्योंकि सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 45 के लिए या 0.5 के लिए अगर इधर माइनस की वैल्यू उतनी आ रही थी, इधर प्लस में वो वैल्यू 1.645 ही होगी। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो रिजेक्ट कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगी तब भी रिजेक्ट कर देंगे। अगर इससे कम वैल्यू आई तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ये डिफिशन रूल लिखा भी हुआ कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन वी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन वी अल्फ़ा और वी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन, अगर टेबल से वैल्यू देख लेते हैं तो टेबल वैल्यू से कैलकुलेट की हुई वैल्यू अगर आप ज़्यादा आ जाए तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पाँचवें स्टेप में हम कंप्यूटेशंस करते हैं तो वही जो तीसरे स्टेप में फार्मूला लिखा था उसमें वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं वी कैलकुलेटेड की, और छठे स्टेप में जाके हम जो है कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं। क्रिटिकल रीजन में देखते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ रही होगी तो रिजेक्ट कर देंगे जो रेड एरिया है, एक्सेप्टेंस रीजन में हो रही होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे। कि हमने रिजेक्ट या एक्सेप्ट पहली स्टेज पे जो करना होता है वो नल हाइपोथेसिस को ही करना होता है, इसके मुताबिक हम जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपके सामने टेबल है। टेबल में क्या था कि जो आपकी पहली डायग्राम थी उसमें 0 से वी अल्फ़ा बाई 2 तक का एरिया जो था वो कितना था 0.475। 0.475 जो है ये वैल्यू आ रही है, अंदर वाले हिस्से से आपने देखना है 0.475 ये वैल्यू आ रही है। इसको हमने देखना है, इधर आप हॉरिजेंटली देखें तो ये 1.9 आ रहा है, अगर इसको ऊपर की तरफ देखें तो ये 6 आ रहा है। तो ये 1.96 वैल्यू मैंने लिखी है उधर। अगर माइनस साइड पे लिखें तो वो माइनस का 1.96 था, प्लस साइड पे लिखें तो वो प्लस का 1.96 था कि जो ए डायग्राम थी। बी डायग्राम में 0 से वी अल्फ़ा का जो फासला था वो 0.45 था। अब 0.45 आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके करीब तर वैल्यू मिलेगी। 0.45 के करीब तर वैल्यू ये वाली है 0.4505। 0.45 को अगर ना समझ लगे तो आप ये समझ लें कि 4500 रुपीज़ आपके पास हैं, तो 4500 रुपीज़ के करीब तर फिगर ये है 0.45 4505 रुपीज़ या 4495 रुपीज़ के 5 इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों एक 5 के फ़र्क से हैं। 45 से 5 का फासला ये है और 5 का ये है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ देखें इधर 1.6 है, इधर ये ऊपर 4 है, या तो 1.64 भी लिख सकते हैं, 1.65 भी लिख सकते हैं। तो वी अल्फ़ा की वैल्यू 1.64 भी लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं। बेहतर ये है क्योंकि ये 4 से भी उतना ही फासला है इसका 4-5 का, और कि 5 का ही फ़र्क इधर है, 5 का ही फ़र्क इधर है 4-5 से। तो हम ये करते हैं कि 1.64
और 1.65 की एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं, तो वो 1.645 बन जाती है। वही हमने उधर लिखा था कि 1.645। बी कैटेगरी में हमने माइनस का 1.645 लिखा है, और सी कैटेगरी में क्योंकि जी की राइट साइड पे आता है तो वो प्लस का हमने लिखा था। आगे ये है कि कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ए कैटेगरी लिखना है, बी कैटेगरी लिखना है या सी कैटेगरी का हाइपोथेसिस लिखना है। तो उसके लिए हम ये फर्ज करें कि वो पहली एग्जांपल जो थी मैटरनिटी हॉस्पिटल वाली, कि मैटरनिटी हॉस्पिटल क्लेम दैट एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज इक्वल टू 2.5 kg। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है। उसने कहा कि ये क्लेम है कि 2.5 kg जो है वो वज़न है न्यू बॉर्न बेबी का। तो इसको हमने टेस्ट करना है, तो नल हाइपोथेसिस हम रखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 2.5 kg। अल्टरनेट हम रखेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 2.5 kg। तो दूसरी एग्जांपल में हाइपोथेसिस में कैटेगरी कौन सी लेंगे हम? एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन जिना कॉलोनी फैसलाबाद इज एट लीस्ट 90,000। एट लीस्ट 90,000 से मुराद, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 90,000 आर मोर देन 90,000 हो सकती है कि 90 आर अबव, इससे मुराद लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 90 इक्वल टू 90 आर ग्रेटर देन 90। तो बी कैटेगरी का हाइपोथेसिस जो है यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बी कैटेगरी में ग्रेटर देन इक्वल टू या एटलीस्ट 90,000, यहाँ 90,000 लिख देंगे। अल्टरनेट में आप लेस देन 90,000 लिख देंगे। सी कैटेगरी में तीसरी एग्जांपल में आते हैं। इसमें एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय इन पाकिस्तान रेलवे इज़ नॉट मोर देन 45। कि एम्प्लॉयज़ की जो एज है, एवरेज एज है, वो 45 ईयर से ज़्यादा नहीं है, ये क्लेम किया जाता है। इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो फर्ज करें हमारी रिसर्च टॉपिक था कि एवरेज एज देखें कि भाई रेलवे एम्प्लॉय की कितनी है। तो हम इस क्लेम को टेस्ट करना चाहते हैं कि 45 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 45, कि 45 है या 45 से कम है। नॉट मोर देन 45 से मुराद क्या है कि 45 है या 45 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ये है लेस देन 45 या 45 से कम है, और ये है इक्वल टू 45। तो ये आपकी सी कैटेगरी का हाइपोथेसिस जो है वो आप लगाएंगे, और उसमें अल्टरनेट आ जाएगा इसका उलट, ग्रेटर देन 45। चौथा जो है कि फैमिलीज फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप स्पेंड मोर देन 50,000 ऑन देयर यूटिलिटी बिल्स, मोर देन 50,000। अब ये तीनों कैटेगरी में देखें कि मोर देन का साइन कहाँ आता है या ग्रेटर देन का साइन कहाँ आता है। तो ग्रेटर देन का साइन जो है तीसरी कैटेगरी में ही आता है। तो तीसरी कैटेगरी को हम पिक कर लेंगे, और ये वाला हाइपोथेसिस जो है ये सेट हम उसमें क्वेश्चन में शामिल कर लेंगे। इस तरह का ये प्रोसीजर जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड पे आके को थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हल करते हैं ताकि आपको क्लास का एनवायरनमेंट मिल सके कि वो कैसे है। कि सपोज इट इज क्लेम्ड दैट मीन हाइट ऑफ मेल स्टूडेंट्स of BS class is more than 65 inches. To test this claim, a sample of 100 students is taken. Their mean height was 67 inches. Test the claim at 5% level of significance, while standard deviation of population is 8. के ये एक क्वेश्चन है। इसमें पहले आप देखते हैं कि क्लेम किस चीज के बारे में है। कि इट इज क्लेम दैट मीन हाइट ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ बीएस क्लास, कि मीन के बारे में है, सिंगल मीन के बारे में। तो जाहिर है कि जो अभी हम प्रोसेस करके आए हैं या प्रोसीजर लिख के आए हैं ये उसके बारे में है। सिंगल मीन, पॉपुलेशन के मीन के बारे में हाइपोथेसिस जो है वो क्लेम जो है वो हम टेस्ट करना चाहते हैं, या हाइपोथेसिस हम टेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो है कि इसमें
हाइपोथेसिस जो है ये 3 कैटेगरीज हैं। इनमें कौन सी कैटेगरी का हाइपोथेसिस है? ए कैटेगरी का है, बी का है या सी कैटेगरी का है, ये हम देखना चाहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमने अंदाजा लगाना है कि जैसे ये कहता है कि मेल स्टूडेंट्स ऑफ बीएस क्लास इज मोर देन के मीन हाइट ऑफ मेल स्टूडेंट्स ऑफ बीएस क्लास इज मोर देन 65 इंचेस, मोर देन 65 इंचेस। वो कहते हैं कि 65 इंचेस से ज्यादा है। कि मोर देन क्या होता है? ये ग्रेटर देन का साइन। अब इनमें देखें कि ग्रेटर देन का साइन 3 तरह के हाइपोथेसिस में किसमें है। इसमें तो ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसमें ग्रेटर देन का है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ये भी नहीं आप अप्लाई कर सकेंगे। और फिर ग्रेटर देन का साइन एक यहां आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हाइपोथेसिस सेट होगा या जो हाइपोथेसिस की कैटेगरी सेट होगी वो ये सी कैटेगरी वाला जो है ये आपका हाइपोथेसिस बनेगा। तो बाकी 2 की बजाय आप डायरेक्ट जो है ये वाला लिख देंगे सी। यहाँ नल हाइपोथेसिस हमारा ये बनेगा एच नॉट लेस देन सी कैटेगरी में। जहाँ म्यू नॉट लिखा हुआ था यहाँ हमने पॉपुलेशन की जो क्लेम है वो लिखना है। क्लेम क्या किया जाता है? इट इज क्लेम दैट मीन हाइट ऑफ मेल स्टूडेंट इज मोर देन 65 इंचेस। ये आपका जो है 65 इंचेस जो है ये हमने लिख देना कि म्यू इज ग्रेटर देन 65 इंचेस। और नल हाइपोथेसिस इसमें क्या होगा कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू 65 इंचेस। म्यू नॉट की जगह ये वैल्यू लिखती। ये पहला स्टेप होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। स्टेप्स आमतौर पे आप लिखते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात इसके भी नंबर होते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है ये भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो आप 5% रख लेते हैं। ये देखें क्वेश्चन में आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना आपको आना चाहिए कि 5% जो है उसको आप 0.05 लिखते हैं। 5% को अगर परसेंटेज में लिखा हो तो 0.05 के 100 पे डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं। अगर वैसे ही 0.05 लिखा हो तो एज इट इज आप लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाना होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है कि जो सा आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है जी कैलकुलेटेड निकालने के लिए, जी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए। ये प्रोसीजर में आपने लिखा था कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं कि फोर्थ स्टेप आपका क्या है कि आपने क्रिटिकल रीजन बनानी है। क्रिटिकल रीजन को आप शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, क्रिटिकल रीजन, सी से क्रिटिकल, आर से रीजन। क्रिटिकल रीजन कैसे बनाते हैं इसमें मैंने कहा था एक तो आपने अल्फा को देखना होता है कितना है, दूसरी चीज जो है आपने देखना होता है कि 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन हो तो वहां 1 टेल टेस्ट लगाते हैं। अगर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ए कैटेगरी में हम 2 टेल टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ 1 टेल टेस्ट लगेगा। तो आप डायग्राम बनाते हैं पहले और इस डायग्राम में 1 टेल टेस्ट, एक ही टेल पे आपने 5% अल्फा जो है वो मेजर करना है। और ये 5% अल्फा कौन सी टेल पे होगा ये आपको ये अल्टरनेट का साइन बताता है कि ये अगर आपका ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए राइट टेल होती है, ये अगर लेस देन में होता तो ये वाली टेल होती। ग्रेटर देन के लिए जैसे अगर यहाँ एरो बनाए तो ये राइट की तरफ जाता है तो राइट टेल पे आपने
ये अल्फा, पूरा अल्फा ले लेना है 5%। और आपको पता है कि डायग्राम के दरमियान में यहाँ 0 होता है, 50% एरिया इधर होता है, 50% इधर, कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 50% एरिया होता है और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक 50% होता है। तो यहाँ आपके पास ये पॉइंट जो है, इससे आगे जाए तो 5% एरिया बनता है। अब 0 से ये पॉइंट जो है, इसको आप v अल्फा कह देते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए 0 से v अल्फा तक का एरिया हमें मालूम होना चाहिए कि ये एरिया कितना, 0 से v अल्फा तक का। जाहिर बात है कि 50% ये है, 50 में से 5 निकाल दें तो 45% एरिया जो है ये आपका ये बन जाएगा। तो 0.50 में से ये 5% एरिया जो शेडेड है ये हमने माइनस कर दिया, तो 0 से v तक का एरिया आ गया। और 0 से v तक के एरिया में हम क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये टेबल में वैल्यू देखने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब हम डिसीजन रूल लिख सकते हैं कि रिजेक्ट h नॉट या v की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जहां रिजेक्ट h नॉट को आपने रिजेक्ट करना है। कब रिजेक्ट करना है कि जब आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाए, कि रिजेक्ट h नॉट व्हेन v कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v अल्फा से ये वैल्यू ज्यादा आ जाए। अब हम v अल्फा की वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की जरूरत पड़ती है। वो टेबल का टाइटल होता है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, जो आपको पहले मैंने दिखाया है। इस तरह इसकी डायग्राम भी बनी होती है और टेबल आपने वो इस्तेमाल करना है जिसमें दरमियान में 0 हो और 0 से v तक का इस तरह का कोई एरिया आपको दिया हुआ होता है। इस टेबल में क्या होता है कि इधर आपके पास v की वैल्यू लिखी हुई होती है, जीरो 6 एंड 4 9 तक ये वैल्यू होती है। और इधर जो है 1.0 1.1 1.2 इसी तरह से 2.0 2.2 एंड 3 तक वैल्यू लिखी होती है। तो आपने 0.45 जो 0 से v तक का फैसला होता है उसको आपने टेबल के अंदर वाले हिस्से से देखना होता है। टेबल आपका शुरू यहाँ 0 से होता है और एंड पे जो है 0.5 पे आके खत्म हो जाता है। तो 0.45 जो है फर्ज करें कि यहाँ पे आता है आपका 0.45 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती कि ये आपकी वैल्यू फर्ज करें कि यहाँ आती है 0.4495 और 0.4505। ये दो वैल्यू हैं जो 0.45 के करीब तक वैल्यू है। कि फर्ज करें कि 4500 अगर आपके पास बनता है तो 4500 से 5 लेस करें तो ये वैल्यू बन जाती है, 5 ऐड कर दे तो ये वैल्यू बन जाती है। ये वैल्यू अगर आप इधर से देखें तो यहाँ 1.6 की फिगर आती है, ऊपर देखें तो यहाँ 4 आता है, इधर देखें तो यहाँ 5 आता है। तो ये आपके पास 1.64 बन जाएगा कि 1.6 इधर से है, 4 ऊपर से है। बाज़ औक़ात ये भी आप लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्यूरेट लिखना हो तो 1.64 बनता है जो करीब तर वैल्यू है, या फिर 1.6 और 5 जो है ये भी उतनी ही करीब है। तो हम क्या करते हैं कि 1.64 भी ले लेते हैं, 1.65 भी ले लेते हैं, उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं या उनकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो बन जाती है 1.645। तो यहाँ v की वैल्यू जो आएगी 1.645 आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसका मतलब कि रिजेक्ट h नॉट
व्हेन जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.645। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट अभी करनी है, ये 1.645 से ज्यादा आ गई तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यही हमने लिखा है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 1.645, या वो यहाँ की बजाय इस एरिया में चले गई जो शेडेड एरिया है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू कैसे होती है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह की वैल्यू आपकी आ सकती है। तो फिफ्थ स्टेप आपका कौन सा होता है कि जिसमें आप कंप्यूटेशंस करते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप कंप्यूटेशंस करते हैं। फिफ्थ स्टेप पे आते हैं कि फिफ्थ स्टेप में हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी होती है। कैलकुलेशन में क्या होता है, ये जी कैलकुलेटर जो हमने फार्मूला बनाया है इसमें वैल्यू पुट करनी होती है कि जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब इसमें एक्स बार क्या होता है, जो हम वैल्यू सैंपल से हासिल करते हैं। अगर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो सैंपल आपने 100 का लिया, एन जो है ये आपका 100 हो जाएगा, ये एन कहलाएगा। और मीन स्टूडेंट हैज टेकन एंड देयर मीन हाइट 100 का सैंपल और उसका मीन हाइट जो थी वो 67 आ गई। सैंपल के मीन को आप एक्स बार से बाहर करते हैं, ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। तो म्यू नॉट जो है, जो जहां आपने वैल्यू लिखी होती है, जो क्लेम में दी हुई होती है 65, वो आप लिख देंगे। और सिग्मा बात का पॉपुलेशन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया होता है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है तो ये इसका डायरेक्ट मतलब सिग्मा है। अगर यहाँ वेरिएंस लिखा होता है तो फिर ये सिग्मा स्केयर होता है, और सिग्मा स्केयर का अंडर रूट लेके आप यहाँ लिखते हैं। तो ये चीजें आपको गिवन है, इसको आपने फार्मूले में पुट करनी है कि एक्स बार की जगह पे 67 माइनस म्यू नॉट की जगह पे 65, सिग्मा की जगह पे 8 और एन अंडर रूट की जगह पे 100। इसको जब आप हल करते हैं ऊपर 2 बच जाता है, नीचे 8/10 बच जाता है, या 2 डिवाइडेड बाय 0.8 आ जाता है, या इसको आप हल करते हैं तो ये 2.5 बचता है। ये जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5। अब कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 2.5। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है 6th स्टेप, वो क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। डिसाइड करने के लिए डिसीजन रूल हमने चौथे स्टेप में लिखा हुआ था कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा या 1.645। वो कहते हैं कि अगर 1.645 से जी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाए तो आपने हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ क्या आ रही है, ये वैल्यू 1.645 से ज्यादा आ रही है या इस एरिया में आ रही है, रिजेक्शन रीजन में आ रही है, तो कंक्लूजन होगा कि रिजेक्ट एच नॉट। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अल्टरनेट हमें क्या कह रहे हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन 65, कि स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 65 से ज्यादा है। इसका मतलब कि जो क्लेम किया गया था, इट इज क्लेम दैट मेल स्टूडेंट्स इज मोर देन 65 इंचेस, उनकी हाइट जो है वो 64 इंचेस से ज्यादा है, 65 इंचेस से ज्यादा है। इस चीज क्लेम को हम एक्सेप्ट करते हैं कि, और टेस्ट करने के बाद हमने ये क्लेम जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में करते हैं। सिर्फ चेंज कहाँ आती है, जहाँ क्रिटिकल रीजन
अल्टरनेट आपका चेंज होता है, क्रिटिकल रीजन चेंज हो जाती है, वहाँ आपने चेंज करनी है, बाकी तरीका तकरीबन यही होता है। थैंक यू।